हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग गोरखालैंड इशू, गोरखालैंड मूवमेंट क्या है ये डिस्कस करेंगे। बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट हम लोगों को जानना, बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस में पूछ सकता है, यूपीएससी मेंस में पूछ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि डिमांड फॉर सेपरेट गोरखालैंड इशू क्या है। गोरखा जो कि नेपाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वो वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न एरिया में, खास करके हिली रीजन में, जो दुआर और तेराई रीजन है वेस्ट बंगाल का, जो कि सिक्किम, नेपाल और भूटान के पास वाला रीजन है, आगे हम लोग मैप में देखेंगे, उसमें एक सेपरेट गोरखालैंड की डिमांड उनकी बहुत सालों से चली आ रही है। इनफैक्ट 1907 से 1907 से लेके आज तक उनकी डिमांड चली आ रही है। तो रीसेंट इशूज़ क्या क्या हैं गोरखालैंड से रिलेटेड, और गोरखालैंड की मांग और इसके मायने क्या क्या हैं भारत के दृष्टिकोण से, वेस्ट बंगाल के दृष्टिकोण से, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लो, ऐसे ही करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वीडियोस के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले ये समझते हैं कि गोरखालैंड इशू क्या है। तो ये आप इंडिया का मैप देखो, इसमें ईस्टर्न साइड में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के रूप में आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल अपना बॉर्डर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम और असम से शेयर करता है। ये वेस्ट बंगाल का मैप है। इसी में हिली रीजन में पड़ता है दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुर्सियोंग, ये सब डिस्ट्रिक्ट। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुर्सियोंग में एक हमेशा से अलग राज्य की मांग उठते आ रही है जिसका नाम है गोरखालैंड। तो दार्जिलिंग के लोगों के द्वारा है ये स्टेट की मांग, और जो इंडियन गोरखा एथनिक ग्रुप से आते हैं और जो नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में रहते हैं, ये वेस्ट बंगाल में रहने वाले नेपाली ओरिजिन के पीपल की डिमांड है कि उनको एक सेपरेट स्टेट दिया जाए गोरखालैंड के रूप में। हालांकि उनकी मांग कितनी हद तक जायज़ है इसका पता कर पाना, इसके बारे में कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये जो रीजन है इंडिया के स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीन तीन इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। एक आप देखो, नेपाल से यहाँ पे बॉर्डर शेयर होता है, भूटान से शेयर होता है, बांग्लादेश से शेयर होता ही है, और यहीं से चिकन नेक कॉरिडोर इंडिया का गुजरता है। तो चिकन नेक कॉरिडोर भारत के स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से, खास करके तब जब चाइना इतना एग्रेसिव पोस्चरिंग करता है बॉर्डर पे, तो उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन लोगों की डिमांड क्या क्या है, इन लोगों की इशूज़ क्या क्या हैं। हमेशा से जो नेपाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जो गोरखा पॉपुलेशन है, वो जो बंगाली पॉपुलेशन है उससे अपने आप को अलग मानती है। लिंग्विस्टिक दृष्टिकोण से भी, कल्चरल दृष्टिकोण से भी ये जो नेपाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, इंडियन गोरखा एथनिक ग्रुप है, वो अपने आप को बंगाली कल्चर से अलग मानती है। ये रीजन मेनली वेस्ट बंगाल का जो दुआर रीजन है, दुआर मतलब जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर और हिमालय के नीचे वाला जो अलूवियल प्लेन्स है उसको दुआर बोलते हैं, ठीक है। तो दुआर और तेराई जो रीजन है, तेराई वाले रीजन में, खास करके इस रीजन में, यहाँ पे जो हिली रीजन है जहाँ पे टी का कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, दार्जिलिंग वाला रीजन, यहाँ पे लोगों की काफ़ी दिनों से डिमांड है। इनफैक्ट इन लोगों की डिमांड 1907 से चली आ रही है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम से। तो इनकी डिमांड कोई नई नहीं है। फिर 1980s में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, GNLF, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट की ये मांग थी कि अलग गोरखा लैंड बनाए। फिर 2007 के बाद ये कमान संभाली है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने। तो ये दोनों पार्टियां गोरखालैंड इशू में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। काफ़ी टाइम JNLF ने वायलेंट प्रोटेस्ट किए, और ये जो गोरखालैंड का टर्म था, ये जो सुभाष गीसिंग है, सुभाष गीसिंग ने इसको क्वाइन किया था, ठीक है, 1980s में। तो ये जो प्रोपोज्ड गोरखालैंड का मैप है, आप इस स्क्रीन पे देखो, दार्जिलिंग वाली डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोंग, कुर्सियोंग, ये सब डिस्ट्रिक्ट ये गोरखालैंड की डिमांड करते हैं। और ये जो मेनली है ये नेपाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है, जो कि मैंने आपको बताया अपने आप को अलग महसूस करती हैं बंगाली कम्युनिटी जो वेस्ट बंगाल की है। तो हालांकि ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ के लोकल लीडर्स पर निर्भर करता है कि इस डिमांड को कैसे वो सुलझाते हैं। हालांकि यहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है ये एक तो कल्चरली और लिंग्विस्टिकली अपने आप को अलग महसूस करते आए हैं, और इस रीजन का उन लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट भी वैसा नहीं हुआ है जैसा कि होना चाहिए था। इसीलिए 1980s में एक त्रिपक्षीय, मतलब तीन पार्टी की एक एग्रीमेंट हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, फिर यहाँ के लोकल लीडर JNLF के, और फिर वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री थे उस टाइम ज्योति बसु, वहाँ उनके बीच एक एग्रीमेंट हुई थी। उसके बाद दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बनाया गया। दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल का काम था यहाँ के रीजन का डेवलपमेंट करना। तो ये रीजन अपने आप को अंडर डेवलप महसूस करता है।
हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि इतने छोटे स्टेट्स को इतने स्ट्रैटेजिक रीजन में नहीं क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ की असेंबली सीट भी कम होंगी, पॉपुलेशन तो कम है ही। तो अगर बहुत ज़्यादा छोटा स्टेट बन गया तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा, और इतना जो क्रूशल एरिया है इंडिया का, चिकन नेक कॉरिडोर वाला एरिया है, वहाँ पे इतना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अच्छा नहीं है पूरे इंडिया के स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से भी देखें। फिर 1980s के बाद फिर से 2007 के अराउंड ये गोरखालैंड का मुद्दा फिर से स्टार्ट हुआ। फिर लेकिन 2011 में फिर से एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे और सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ के गोरखा लीडर के बीच में। उसके बाद गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, जिनको बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई यहाँ के एरिया को गवर्न करने के लिए। जीटीए बनने के बाद सबको लगा कि ये मूवमेंट अब ख़त्म हो गया है, लेकिन रिसेंट दिनों में जैसे जैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आएंगे या फिर इलेक्शंस के बाद भी ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे 2011 में तो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बन गया था, लेकिन जो उनके लीडर हैं जेजीएम के, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीमल गुरुंग, उन्होंने जब तेलंगाना बना, क्योंकि तेलंगाना इंडिया का यंगेस्ट स्टेट है, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बना, तो उसके बाद उन्होंने भी गोरखालैंड का मुद्दा फिर से उठाना स्टार्ट कर दिया। फिर बीमल गुरुंग जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लीडर हैं, उन पे काफ़ी सारे चार्जेस लगे, वो सीन से गायब रह गए। रिसेंटली पिछले हफ्तों में वो फिर से कोलकाता में दिखे और वो अपने आप को उन्होंने एनडीए से अलग कर लिया। तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जो ट्रेडिशनली एनडीए को सपोर्ट करती थी, मतलब बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो अलायंस है सेंटर में, उसको सपोर्ट करती थी, लेकिन हाल के दिनों में, पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल की, उसको सपोर्ट करने का फैसला किया है। तो हमें ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और जो गोरखालैंड के लोकल लीडर्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो इंडिया में जो ऐसे राज्य हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं, जो बड़े राज्य से अलग होना चाहते हैं, कोई भी रीजन्स हो, चाहे अपने आप को कल्चरली डिफरेंट पाते हो या फिर अपने आप को मेन राज्य से अंडर डेवलप्ड महसूस करते हो, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको अलग अलग प्रदेशों में, जैसे हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, ये 3-4 रीजन में उसको अलग करने की बात समय समय पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा उठती आई है। महाराष्ट्र में भी विदर्भ वाला जो रीजन है उसको भी अलग स्टेट बनाने की मांग उठती आई है। फिर असम में जो बोडोलैंड है, बोडोलैंड जो अपर असम का एरिया है, उसको भी अलग स्टेट बनाने की मांग उठती आई है। तो इंडिया में जैसे 2000 में 3 नए स्टेट की क्रिएशन हुई थी, जैसे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया था और यूपी से अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया था। तो अलग स्टेट की डिमांड भी समय समय पे होती आई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट्स या फिर लोकल गवर्नमेंट भी, जो वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट है, वो भी इसको एक्सेप्ट करती आई हैं। जैसे तेलंगाना के एग्जांपल है, 2014 में तेलंगाना स्टेट का क्रिएशन होता है। अगर आप इंडिया का ये मैप देखोगे तो इसमें अलग अलग स्टेट्स समय समय पे मांग करते आए हैं। लेह लद्दाख का भी अपना मांग था, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी हालांकि गवर्नमेंट ने बना दिया है, तो वहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी हुई। तो बहुत बार कोई रीजन अपने आप को अंडर डेवलप महसूस करता है, जैसे वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड का डिमांड लिंग्विस्टिक बेसिक्स पे भी है, कल्चरल बेसिस पे भी है, और अंडर डेवलपमेंट होने की वजह से है। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ की लोकल लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि इस डिमांड को किस तरह से देखते हैं, क्या क्या कॉन्सेशंस दे सकते हैं, क्या क्या ज़्यादा ऑटोनॉमी दे सकते हैं उनको। लेकिन गोरखालैंड की डिमांड चल रही है और काफ़ी सालों से चल रही है, ठीक है। और नेपाली जो गोरखा पॉपुलेशन है वो इंडियन आर्मी को भी सर्व करती है, तो उनकी डिमांड को हम लोगों को एक सेंसिटिव तरीके से, मैच्योर तरीके से देखना चाहिए। अब आते हैं कि रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेजीएम जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, उसके फाउंडर हैं, उसके बीमल गुरुंग, वो पहले एनडीए को ट्रेडिशनली सपोर्ट करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये पॉलिटिकल बात है, इस पे हम लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन ये सवाल उठता है कि व्हाट अबाउट गोरखालैंड। क्या टीएमसी, क्योंकि ट्रेडिशनली टीएमसी का ये स्टैंड रहा है तृणमूल कांग्रेस का कि गोरखालैंड को सेपरेट स्टेट के रूप में नहीं बनने दिया जाएगा, और 2011 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाएगी गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। और अभी हाल में ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो जी किशन रेड्डी के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी। पहले तो मीटिंग का एजेंडा कुछ और था, फिर मीटिंग का एजेंडा गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया, और इसके बाद
बातचीत कहाँ तक पहुँची है ये इन तीनों पार्टियों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और वहाँ का जो लोकल लीडरशिप है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन सब कुछ करने से पहले इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है यहाँ ये गुजरता है और यहाँ से चाइना नज़दीक है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, चार चार इंटरनेशनल बॉर्डर नज़दीक है और चाइना का जो पोस्चरिंग रहा है रिसेंटली उसको भी देखते हुए कदम उठाने चाहिए। और फिर आते हैं कि कंक्लूज़न क्या है। देखिए, नए स्टेट्स की डिमांड हमेशा से चलती आ रही है और आगे भी चलती आएगी, लेकिन ये जो जगह है ये मैंने बताया इंडिया का बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। नेपाल है, भूटान है, यहाँ चाइना है, तो ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है और इधर बांग्लादेश है, तो ये चार जो बॉर्डर है इससे नज़दीक है और ये जो एरिया है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। और यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे जितने ज़्यादा छोटे राज्य बनते हैं उनका एक डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, एक सीट से किसी की सरकार बनती है, किसी की सरकार गिरती है और यहाँ पे डिस्प्यूट्स होना ये भारत के हित में नहीं है। इसको स्टेबल रखना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए हर निगोशिएशन में। और ये नए स्टेट की क्रिएशन एक सिंपल सिचुएशन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसमें कल्चर आता है, इकोनॉमिक्स आता है, सोशल और हिस्टोरिकल फैक्ट्स आते हैं। हालांकि जो छोटे स्टेट्स बनाने का फ़ायदा तो है, क्योंकि बेटर गवर्नेंस होता है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन होता है लोकल पीपल का, क्योंकि कोलकाता यहाँ से काफ़ी दूर है और यहाँ के लोग अपने आप को मेन स्ट्रीम जो बंगाल का कल्चर है उससे अलग पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि छोटे राज्य बन के बहुत अच्छा किए हैं। झारखंड 2000 में बना था, लेकिन 2020 तक 20 सालों में सिर्फ एक बार ही स्टेबल गवर्नमेंट रह पाई। तो छोटे स्टेट्स की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है और इसमें बहुत सारे स्टेट्स का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। हालांकि ये टोटली पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है नए स्टेट्स का क्रिएशन, और पार्लियामेंट चाहे तो दो स्टेट्स को मर्ज कर सकती है, एक स्टेट से अलग करके दूसरा स्टेट बना सकती है। तो सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उसको सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक बीच का हल निकालना चाहिए और इसमें इंगेजमेंट जरूरी है, कंसेंसस जरूरी है, आपस में एक आम सहमति बननी चाहिए। क्योंकि 2017 में बहुत ज़्यादा दार्जिलिंग हिली जो एरिया है दार्जिलिंग वाला, वहाँ पे वायलेंस भी हुआ था। तो एक आम कंसेंसस बनाना चाहिए सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लीडरशिप के बीच में। और आने वाले समय में छोटे स्टेट्स बनाने का एक पैरामीटर भी सेट करना होगा गवर्नमेंट को कि क्या पैरामीटर पे छोटे स्टेट्स का क्रिएशन हो सकता है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद।